हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? अगर हम बात करें कि किसी भी मान लीजिए मैंने एक फील्ड ली है या एक सरफेस लिया है ना, उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस प्लेस इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैंने क्या करा कि एक सरफेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, तो कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से या सरफेस से बाहर की तरफ नॉर्मल जा रही है। यानी अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द total number of electric line of forces crossing the surface or a source in the direction normal to the surface। यानी अगर हम बात करें नॉर्मल की तरफ से कितनी लाइन ऑफ फोर्सेज जो है वो सरफेस से जा रही है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक कंसीडर करते हैं कि केस जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक बात को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फील्ड आप बोल रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम परिभाषित कर रहे हैं तो जहां हमने कहा था कि एक सरफेस को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कोई जरूरी नहीं है कि वो एक समान हो, यूनिफॉर्म, हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। तो अगर हम मान करते हैं कि एक आर्बिट्री हमने क्लोज सरफेस को कंसीडर कर लिया है, लेट अस सपोज मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, ये मैंने एक आर्बिट्री क्लोज्ड सरफेस ले लिया, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ये आर्बिट्री आपने एस सरफेस कंसीडर किया और उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है। अगर ये आपकी फील्ड जा रही है, ये ई फील्ड हो गया और ये एस सरफेस हो गया, ठीक है। अब इस एस सरफेस को मैंने क्या करा, छोटे छोटे सरफेसेस में डिवाइड कर लिया। तो लेट अस सपोज मैंने सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है, कुछ इस तरीके से सेक्शंस बन गए, ठीक है। ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन। अब ये एक सेक्शन मैं कंसीडर कर सकती हूँ, ये एक सेक्शन कंसीडर कर, कोई भी एक सेक्शन मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा कि इस थोड़े से सेक्शंस को मैं बना रही हूँ। लेट अस सपोज ये मैंने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया है, ये आपका एक सेक्शन, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई है, ठीक है, ये एक केस हो गया और एक ये छोटा सा सरफेस जो है वो डेल्टा एस, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा तरीका हो सकता है, ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है। आप इस तरह से डेल्टा एस की वैल्यू हो गई, ये यहाँ पर आपका डेल्टा ई की वैल्यू हो गई और ये आपका थीटा, ठीक है। अलग अलग आपके एंगल हो सकते हैं। दूसरा आपका तरीका हो सकता है, ये आपने सरफेस कंसीडर करी है, ठीक है। आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये आपका सरफेस से डेल्टा एस से एंगल, ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने सरफेस को क्या करा, नंबर ऑफ, ये पूरा एक सरफेस कंसीडर करा था जिसे मैंने बाहर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया था और उस सरफेस को मैंने स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्री सरफेसेस में डिवाइड कर दिया था, जो कि बहुत छोटे सरफेसेस थे, और उसका एक प्लेन को कंसीडर कर दिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने ये माना टेकन एज अ यूनिफॉर्म, ठीक है। तो जो स्मॉल एरिया है उस सरफेस का, उसको हमने डेल्टा एस कहा और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डेल्टा ई कहा। तो जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी आपकी ई डॉट डी एस, यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो फ्लक्स होगा वो कहलाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू ई, छोटे से सेक्शन के लिए लिख रही हूँ अभी मैं, ई डॉट डी एस, ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगर पूरे सरफेस के लिए अगर हमने बात करी, इस छोटे से सेक्शन के लिए जो डॉट फ्लक्स निकल रहा था, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, तो वो कितनी थी, ई डॉट डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, छोटा सा सरफेस कितना था, डीएस था, तो दैट इज एन स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब मुझे पूरे सरफेस के लिए निकालना है तो क्या करूं, अगर मैंने वो करूं तो मैं क्या करूंगी, पूरे क्लोज लूप है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे फॉर अ क्लोज लूप। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको फाई ई फॉर अ पूरे सिस्टम के लिए क्लोज लूप ई डॉट डी एस, ये हमारी वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम इसको लिख लें रिजल्टेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं ई डॉट एस भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी हो, ठीक है। अब अगर आप बोल रहे हैं थीटा एंगल, यहाँ पर आपने देखा था एंगल थीटा बन रहा था, ठीक है। तो
इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा था, दैट इज द प्रोडक्ट विल गिव यू अ स्केलर क्वांटिटी। तो डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लिखना चाहें या छोटे से सेक्शन को लिखना चाहें इतने के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। अब ये वो एंगल हो गया, कितना एंगल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड एज phi e is equal to line integration for a closed loop, that is for surface E ds, for integration for a closed loop E ds cos of theta, या हम cos theta को बाहर निकाल लें तो it will be E cos of theta for integration for a closed loop E सॉरी ये तो बाहर आ गया है, that will be equal to ds, ठीक है, ds। अब अगर हम इंटीग्रेट कर ले पूरे सरफेस को, और पूरा सरफेस का एरिया मैंने लेटर सपोज ए कह दिया, ठीक है। सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा ऑफ ए। ये मेरी वैल्यू हो गई किसके लिए, पूरे होल सरफेस के लिए। ए क्या है यहाँ पर आपका एरिया ऑफ अ सरफेस, आप उसको एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी किसी किताब में ए से लिखा होता है, किसी में एस से लिखा होता है, दैट इज एरिया, ठीक है। तो अगर मैं फ्लक्स की बात कर रही हूँ, तो जैसा मैंने कहा, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस दैट कट्स द सरफेस। मतलब अगर कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस है उस पर्टिकुलर सरफेस से आ रही है या जा रही है। फॉर अ क्लोज सरफेस, अगर मैंने मान लिया कि कोई सरफेस ये जैसे क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो उसमें फ्लक्स कितना होगा, इट इज टेकन एज पॉजिटिव इफ द लाइन ऑफ फोर्सेस आर आउटवर्ड, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इनवर्ड की तरफ आ रही है, जैसे मान लो अंदर की तरफ आ रही है ना, लाइन ऑफ फोर्सेस मान लो सरफेस के अंदर आ रही है, जैसे सरफेस से बाहर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, धनात्मक होगा, और अगर सरफेस के अंदर की तरफ आ रही है तो ऋणात्मक होगा। अगर हम इसको देखना चाहें तो लेट अस सपोज मैं ये कोई सोर्स बना ले रही हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गया आपका, और ये कोई सरफेस, ठीक है, ठीक। आप ये S1 S2 S3 हम ऐसे तक कह सकते हैं, ठीक है, ये S1 S2 S3, ठीक है। अब अगर ये है आपकी फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गया, इस पॉइंट से आपकी कुछ इस तरह से भी लाइन ऑफ फोर्सेस आ सकती है, ठीक है, ये कट रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसा करिए, ऐसे कटिंग नहीं, ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से, ये यहाँ पर आ गई। अब जैसे ये लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से, ठीक है, ये लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से बाहर की तरफ भी जा रही है, यहाँ से हो गया, ये कुछ इस तरह से और भी लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो डायरेक्शन ये हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपने बोला कि कोई क्लोज सरफेस में अगर हमको फाई ई देना है तो दैट विल बी पॉजिटिव, मतलब जब आपकी लाइन ऑफ फोर्सेस सरफेस के अंदर आ रही है तो इट विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव, और अगर वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो हमारा क्या होगा, आपका इट विल टेकन एज अ नेगेटिव। तो अगर हम बात कर रहे हैं द पॉइंट दैट इज मोर क्लियर, अगर हम बात करें तो दो इक्वल अपोजिट चार्जेस, जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है Q1 Q2, हमने दो चार्जेस ले लिए और लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं फाई इज पॉजिटिव फॉर द सरफेस S1 एंड दैट इज नेगेटिव फॉर द सरफेस S2, ठीक है। तो यहाँ पर S1 से जा रहा है और S2 से निकल रहा है, तो दैट इज S1 के लिए पॉजिटिव हो गया, S2 के लिए नेगेटिव हो गया, ठीक है। और इसी तरह से जहां पर आपका नंबर ऑफ फोर्सेस जो है इनवर्ड और आउटवर्ड बराबर हो जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस एंटर हुई उतनी ही लाइन ऑफ फोर्सेस अगर बाहर निकल रही है उस सरफेस पे नेट कितना हो जाएगा, फ्लक्स दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको कंसीडर करें तो अभी हम एक डायग्राम में देखेंगे किस तरह से हम एक सिलेंड्रिकल रेडियस को कंसीडर करते हैं जिसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और उससे हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड और सरफेस के। तो अभी हमने जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन देखी थी, तो फ्लक्स, अब हम बात कर रहे हैं एक एग्जांपल लेके कि लेट अस सपोज मैंने एक सिलेंडर कंसीडर किया है जिसका रेडियस है r, उसे हमने इमर्ज किया है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, और उसकी डायरेक्शन जो है वो पैरेलल टू द सरफेस है। अगर हम ग्राफ में अगर देखें इस फिगर में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्लक्स जो है फाई ई वो एंटर कर रहा है सिलेंडर के, और हम अलग अलग फेसेस देखिए, जैसे ए बी और सी, हमने तीन फेसेस की बात,
ठीक है। तो लेफ्ट फेज से यहाँ से एंटर हो रहा है और राइट फेज से वो बाहर जा रहा है और एक सिलेंड्रिकल सरफेस के वहां पर भी टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन तीनों केसेस के लिए टोटल एयर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी इस सिलेंडर में वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, जब ए फेज की बात कर रहे हैं तो हमें फ्लक्स की फॉर्मूला पता है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, या क्लोज सरफेस है पूरा तो ई डॉट डी एस, ठीक है। यहाँ पर अब अगर हम बात करें तो हमने 3 रीजन में डिवाइड किया है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा ए रीजन, बी रीजन और सी रीजन, इन तीनों का सम होगा। तो हम इसको जरा लिख लेते हैं दोबारा से। तो ए रीजन को भी मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज नॉट लिमिट, रीजन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन फॉर बी रीजन दैट इज ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन फॉर अ सी रीजन ई डॉट डी एस, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट वाले लैब की, मतलब ये वाले साइड की पूरा डायग्राम, तो अगर आप डायग्राम से ही देख पा रहे हैं तो ई और डीएस में जो एंगल फॉर्मेशन है, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो हमने क्या कहा था, ई डॉट डीएस और डॉट प्रोडक्ट हटाया था तो क्या लिखा था, कॉस थीटा, तो थीटा वो एंगल था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ई और डीएस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन में बन रहा है, मतलब थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। सो 180 डिग्री में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ए लैब के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू ए लैब के लिए कितना हो जाएगा, आपका सरफेस हो जाएगा दैट इज ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, है ना, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री दैट इज इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप ई डी एस कॉस ऑफ 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 दैट इज कॉस, ये हो जाएगा आपके पास माइनस ई, सॉरी ई और एस, ठीक है, पूरे सरफेस के लिए वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, दूसरा सिस्टम जहां पर हम इस वाली चीज के लिए बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन यानी बी वाला ग्राफ, मतलब ए वाले ग्राफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, इंटीग्रेट करेंगे cos 180 डिग्री हो गया -1, ई बाहर दैट इज ds का हो गया s, तो हमारे पास लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डी डॉट ds की वैल्यू, पहली वाली जो वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। अब हम दूसरी वाली को देखते हैं, ई डॉट ds यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो यहाँ से फील्ड आई, सरफेस की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया आपका, दैट इज 0 डिग्री। तो हम इसी कंडीशन में अगर लिखें फॉर अ क्लोज लूप बी वाले रीजन में ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। तो cos 0 कितना हो गया आपके पास, 1 हो गया, और जाहिर सी बात है cos 1 हो गया, ई बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, दैट विल बी पॉजिटिव es, ठीक है, पॉजिटिव का साइन लगा दे रही हूँ, ये माइनस का साइन, ठीक है। अब तीसरा डायग्राम अगर हम देखें, सी सेक्शन ये है, यहाँ पर अगर ई की डायरेक्शन ये है और ds की डायरेक्शन ये है, यानी एंगल कितना हो गया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, यानी एंगल हो गया आपके पास 90 डिग्री। तो तीसरा केस है हमारा सी ई डॉट डी एस, वहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी थीटा यहाँ पर कितना था, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री था, और अब हमारा इस केस में ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब cos 90 कितना हो जाता है आपका 0, सो इट विल कम्स आउट टू बी 0। अब हम इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दें तो हमारा टोटल फ्लक्स की वैल्यू जो इंटायर सिलेंडर से पास हो रहा है उसमें कितनी वैल्यू होगी टोटल फ्लक्स की, तो यहाँ पर आया था माइनस ऑफ ई एस, यहाँ पर आया था प्लस ऑफ ई एस, प्लस यहाँ पे आया था 0। सो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स की जो वैल्यू है थ्रू द इंटायर सिलेंडर इज 0। तो ये हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रूव कर सकते हैं द फ्लक्स फ्रॉम द इंटायर फ्लक्स व्हेन द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज 0। तो हम इस तरह से किसी भी केसेस के लिए, अलग अलग केसेस के लिए भी हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर है या पैरेलल है या कोई और एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, तब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ये हम इस तरह से फाइंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।